हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इकोलॉजी यूनिट हमने स्टार्ट करी थी और बहुत सारे लेक्चर्स हमने इकोलॉजी पे ऑलरेडी देख लिए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने स्टडी किया है। इकोसिस्टम फंक्शंस के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, है ना। इकोसिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था पहले, फिर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर देखा था। इकोसिस्टम फंक्शन पे हमने एक लेक्चर देखा है जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं क्लास में, अभी आपने ज्वाइन नहीं किए हैं पहले के लेक्चर्स, तो आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इकोसिस्टम मतलब एटलीस्ट एक प्रीवियस लेक्चर्स तो आप देख ही लीजिए, एक लेक्चर जिसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इकोसिस्टम के फंक्शंस वहीं से स्टार्ट किया हमने। तो ये सेकेंड फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन क्या होता है? देखिए, डीकम्पोजिशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर में समझ लीजिए आप, चाहे वो प्लांट है, प्लांट का पार्ट है या एनिमल का पार्ट है, किसी भी पार्ट से अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन हो रहा है उस मैटर का, उस प्रोसेस को बोला जाता है डीकम्पोजिशन। मतलब अगर कहीं से भी ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिंपल फॉर्म में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि वो डीकम्पोज हो गया है, वो ब्रेक डाउन हो गया है। सिंपल फॉर्म मतलब आप कह लीजिए CO2 H2O मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जा रहा है फिर वो। ठीक है, एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स बाय डीकम्पोजर्स। अब ये डीकम्पोजिशन कराता कौन है? डीकम्पोजर्स कराते हैं। अब ये डीकम्पोजर्स कराते हैं। ठीक है, होता कहाँ पे है ये? अगर आप लैंड की बात करें, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, तो ये सॉइल के सबसे अपर लेयर में होता है। ठीक है, सॉइल के अपर लेयर में होता है। अगर आप वाटर बॉडी की बात करें कि एक्वेटिक सिस्टम में ये कहाँ पर हो रहा है डीकम्पोजिशन, तो सबसे बॉटम में होता है किसी भी वाटर बॉडी के। ठीक है, होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉल्यूबल सिंपल फॉर्म में इनऑर्गेनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन कराता है? डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स जब ये ब्रेक डाउन करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं? वो कहाँ से आता है वो ऑर्गेनिक मैटर जिसको वो ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक मैटर देंगे, रिलीज करेंगे डीकम्पोजर्स? कहाँ से आएगा वो? तो वो होता है डेट्राइटस। इसके ऊपर फीड करेगा डीकम्पोजर और फिर जो है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। अब ये डेट्राइटस होता क्या है एक्चुअल में? इट इज द डेड रिमेन्स। डेड पार्ट होता है ये। किस चीज का? अगर आप प्लांट का भी हो सकता है, जैसे कि प्लांट की लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, ये सब चीजें हो गई डेड रिमेन्स। और ऐसे ही डेड रिमेन्स एनिमल का भी हो सकता है। इनफैक्ट एनिमल का फीकल मैटर भी हो सकता है, जिसके ऊपर ये डीकम्पोजर जो है फीड करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। और इस ब्रेकडाउन के ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में आप देखिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन होता है सबसे पहले। डेट्राइटस जो है जिसके ऊपर डीकम्पोजर आकर फीड करने वाला है, उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। सेकेंड थिंग क्या है उसकी? सेकेंड प्रोसेस है लीचिंग और थर्ड प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। साथ ही साथ हम 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। फटाफट से डिटेल देखते हैं। देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है डीकम्पोजिशन का प्रोसेस। जब एक डीकम्पोजर आया, उसने डेट्राइटस के ऊपर फीड करना स्टार्ट किया और सबसे पहले उसका फ्रेगमेंटेशन करा दिया। कौन होते हैं डेट्रीवोर्स जो ये काम कराते हैं? अर्थवॉर्म हो गया, टर्माइट्स हो गए, जो कि डेट्राइटस के ऊपर फीड कर रहे हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं? ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं और उसको फिर ब्रेक डाउन कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? उसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं। कैसे होगा फ्रेगमेंटेशन? जब वो खाएंगे तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सपोज वो डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। तो जब वो ईट करते हैं, जब वो उस डेट्राइटस को खाते हैं, ड्यूरिंग ईटिंग क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। और जब वो खाने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है तो बिल्कुल ही उसका पल्वेराइजेशन हो जाता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी नहीं बचे, अब तो वो बिल्कुल हाईली पाउडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। पाउडर्ड फॉर्म में आ गया, या आप ये समझ लीजिए कि लूज पार्टिकल्स बन गए। मतलब उस बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से ही उसका डाइजेशन हो गया। अब छोटे फ्रेगमेंट्स भी नहीं बचे, अब तो सिर्फ और सिर्फ पाउडर फॉर्म में है वो। ठीक है, तो पल्वराइज हो गया है। अब ये डेट्राइटस जो है फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो गया है, जिनका सरफेस एरिया लार्ज है। ठीक है,
क्योंकि आप खुद ही सोचिए कोई एक फ्रेगमेंट है, अब उसको छोटा सा एक ये सपोज करिए कि ये छोटी सी फ्रेगमेंट थी आपके पास, आपने इसको इतना प्रेस किया, इतना जो है ब्रेक कर दिया कि ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आ गई, तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, इसका ये प्रेस करके ऐसे हो जाएगी, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना सरफेस एरिया इंक्रीज की। ये पहले इतनी थिक थी, फिर आपने उसको बिल्कुल ऐसे करके थिक कर दिया, और मतलब अब यहाँ पे तो अच्छी से बन नहीं पा रही है उतनी लाइन, आप समझ जाइए कि पाउडर्ड फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट देखिए कि लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब जब एक बार डेट्राइटस जो है फ्रेगमेंटेशन भी हो गया उसका कंप्लीटली, अब वो डीकम्पोज हो चुका है काफी हद तक, ठीक है। उसमें से जो डीकम्पोज डेट्राइटस है उसमें से जो वाटर में सॉल्यूबल होने वाले सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि शुगर और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये जो वाटर में सॉल्यूबल हो सकते हैं, ये सॉइल में डीप तक चले जाते हैं बाय परकोलेटिंग वाटर, और वहां जाके इनका हो जाता है प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन करके ये सॉइल के अंदर जाके बनाते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला गया है लीचिंग। समझ में आ गया आपको कि सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, जब वो फ्रेगमेंटेड हो गया, डीकम्पोज हो गया हमारा डेट्राइटस, तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उसमें से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर गए। अब जो बचा हुआ मैटर बचा हमारे पास, मतलब डेट्राइटस में जो बचा हुआ मैटर है अदर देन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, उसका क्या होगा, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस के ऊपर। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो फिर लास्ट में सिंपल कंपाउंड्स बोले तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये इस प्रोसेस में फाइनली रिलीज हो जाते हैं। और चाहिए भी यही था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल यानी कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही तो ब्रेक डाउन करना था, तो फाइनली ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक प्रोसेस आप देख लीजिए यहाँ पे, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ये भी डीकम्पोजिशन का ही प्रोसेस है कि मतलब डेट्राइटस ने डीकम्पोज किया और ह्यूमस फॉर्म किया। अब ह्यूमस क्या होता है, जो सॉइल के आप अपर लेयर पे देखते हैं ना, वो अपर मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की, वो ह्यूमस ही होती है। रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि प्लांट ग्रो कर जाता है इसके ऊपर, है ना। तो अपर मोस्ट लेयर ही होती है, आप समझ लीजिए कि न्यूट्रिएंट लेयर होती है वो ह्यूमस। डार्क कलर का एमोफस सब्सटेंस होता है, ठीक है, और सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन, रेजिन्स, इन सब में रिच होता है। माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट भी ये रेसिस्टेंट होता है, मतलब माइक्रोब्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आके, रेसिस्टेंट होता है अगेंस्ट द माइक्रोबियल एक्शन, और इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, ठीक है। सो ये ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का बनना हो गया। ह्यूमस क्या होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए, बस ये मिनरलाइजेशन में भी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए कि इसका मतलब है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का रिलीज होना, मतलब मिनरल्स, CO2, H2O, इसी को मिनरलाइजेशन कहा गया है। ये कहाँ से रिलीज होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑफ कोर्स सी बात है ऑर्गेनिक मैटर से ही। जब ब्रेक डाउन होगा, डीकम्पोजिशन होगा, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि मिनरल्स वगैरह रिलीज होंगे, उसी को मिनरलाइजेशन कहा गया है। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं ना, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स आयड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन ए ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है। ये बात मैं बता ही चुकी हूँ कि सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और फिर उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करेंगे, फटाफट से देखते हैं। मेनली क्या होता है, केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, एक तो ये इफेक्ट करेगा कि डेट्राइटस किस नेचर का है। दूसरा फैक्टर हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में दो तीन चीजें आती हैं कि वो डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करेंगी, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। फर्स्ट हो गया केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। देखो, डेट्राइटस जो डीकम्पोज करता है, डेट्राइटस जो डीकम्पोज करता है किस स्पीड से करेगा, ये डिपेंड करता है डेट्राइटस के नेचर के ऊपर। अगर उस डेट्राइटस में लिग्निन, टैनिन, काइटिन, सेल्यूलोज ये चीजें हैं, तो डीकम्पोजिशन जो होगा वो स्लो रेट पे होगा। समझ में आ गया आपको। अगर उस डेट्राइटस में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स, हाँ अमीनो एसिड्स,
वाटर सॉल्यूबल रिजर्व, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो डेट्राइटस का डीकम्पोजिशन रैपिडली होगा। समझ में आ गई आपको? अगर लिग्निन, काइटिन, टेनिन, सेल्यूलोज हैं तो डीकम्पोजिशन स्लोली होगा। अगर शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब चीजें हैं तो डीकम्पोजिशन रैपिडली होगा। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, मोर देन 25, और इसके साथ साथ मॉइस्चर अच्छा है, एरेशन अच्छा है, एयर अच्छे से प्रेजेंट है, वाटर अच्छे से प्रेजेंट है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो डीकम्पोजर्स बहुत एक्टिव होंगे। इसका मतलब है कि डीकम्पोजिशन फटाफट होगा, फास्टली होगा। लेकिन टेम्परेचर अगर लो हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस से भी लो हो गया सपोज करो, तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो चलेगा। चाहे मॉइस्चर अच्छा हो, चाहे एरेशन अच्छा हो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर अगर ज्यादा लो हो गया तो डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। थर्ड थिंग देखिए, थर्ड क्लाइमेटिक फैक्टर है एरेशन। एरेशन मतलब एयर कितना प्रेजेंट रहता है। सपोज करो उस कंडीशन में, वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां डीकम्पोजिशन हो रहा है, अगर वहां पे एरेशन कम है, रिड्यूस्ड एरेशन है, तो इसका मतलब ये है डीकम्पोजिशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। यानी कि एरेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है डीकम्पोजर्स के लिए या डेट्रीवोर्स के लिए। मॉइस्चर की अगर हम बात करें, ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए होता है डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए। ऑप्टिमम मॉइस्चर का मतलब ये है कि मॉइस्चर ठीक ठाक होना चाहिए, ना ज्यादा कम, ना ज्यादा बहुत ज्यादा। अगर रिडक्शन हो गया मॉइस्चर में, मतलब मॉइस्चर अगर कम हो गया, तो ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। कम मॉइस्चर मतलब डीकम्पोजिशन स्लो। जैसे कि ड्राइनेस वाले एरिया जो होते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया में ड्राई रहती है ना सॉइल, वहां तो नहीं होता है मॉइस्चर इतना ज्यादा, तो मॉइस्चर नहीं होता तो डीकम्पोजिशन का रेट भी स्लो रहता है। अगर टेम्परेचर वहां वहां पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, अगर मॉइस्चर जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया तो भी डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। इट विल हिंडर द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, बिल्कुल उसको रोक, समझ लीजिए आप, रोक देगा। तो एक्सेसिव मॉइस्चर भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लेस मॉइस्चर भी नहीं चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया है इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं। जो 3 हमने पढ़े हैं, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है ना, उसके बाद हमने पढ़ लिया है कि लीचिंग है और कैटाबॉलिज्म है। सो दिस वाज इनफ आई थिंक फॉर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस। अगर आए, हाँ, आप अपनी बुक में से डायग्राम जरूर देख सकते हैं एक, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बनाना है तो, लेकिन नोट्स ये इनफ है आपके डीकम्पोजिशन के लिए। इसमें प्रोसेस भी हो रहा है कंप्लीट, और जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो डीकम्पोजिशन को इफेक्ट कर रहे हैं वो भी इसमें कंप्लीट नोट्स हैं। सो ये आप कॉपी डाउन कर लीजिए। 2 और हमारे इकोसिस्टम के फंक्शंस बचे हैं, एक एनर्जी फ्लो है और एक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। वो फटाफट से कंप्लीट करेंगे, और फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट करेंगे और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मोस्ट प्रोबेबली 4 लेक्चर्स इकोलॉजी के और होंगे, जिसमें कि जो है एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और फूड चेन फूड वेब भी है। हाँ, फूड चेन फूड वेब है एक, वो हो गया लेक्चर। और लास्ट में सक्सेशन और पिरामिड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 लेक्चर्स में इकोलॉजी जो है कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, मे बी प्लांट फिजियोलॉजी और मे बी एनिमल फिजियोलॉजी, या आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए इकोलॉजी के बाद। सो ओके देन, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून टू द चैनल, और आप ऐसे ही क्लासेस रेगुलर देखते रहिए। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।